हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड एआईएमएल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या फिर गेट एग्जामिनेशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज होता है इन बेस थ्योरम, ऑल्सो इन नी बेस मशीन लर्निंग अल्गोरिदम। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखने से पहले हम लोग अपने पुराने कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके वो पुराने लेक्चर्स को देख सकते हो। तो हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से इंट्यूटिवली समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस एंड इवेंट है ना, जनरली वो सेट होते हैं। जब भी हम लोग डिस्क्रीट सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो बोथ सैंपल स्पेस एंड इवेंट आर सेट। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ये जो मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, ये सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, इंटायर सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सर्कल है लेफ्ट वाला, ये रिप्रेजेंट करता है इवेंट ए एंड ये रिप्रेजेंट करता है इवेंट बी। और ये वाला जो कॉमन एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो सेट में ये सारे कॉमन ऑपरेशन होते हैं। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, है ना, ए और बी होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो दिस इज द एरिया, है ना, दिस इज द एरिया। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो आई विल डू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इट इज एडेड 2 टाइम्स, तो हम लोग 1 टाइम्स उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ए एंड बी बोथ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी होता है फाइव, है ना। तो फाइव मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब इवेंट ए एंड इवेंट बी में कोई भी कॉमन अकरेंस नहीं है, कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, इट विल बी जीरो। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा मतलब देर इज नो कॉमन एरिया, है ना। मतलब इट इज लाइक दिस, ये मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा इवेंट है, ये मेरा इवेंट भी है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको सम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि डिपेंडेंट इवेंट, इवेंट ए एंड इवेंट बी इफ दे आर डिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट होगा सच दैट कि बी का जो आउटकम या बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा इट विल डिपेंड अपॉन कि ए का क्या आउटकम है ना। अगर बी का प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा ए का क्या आउटकम है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर कोई इवेंट ए एंड बी अगर वो डिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे देन दे विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। बी के अकरेंस का प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड नहीं करता है कि ए का क्या आउटकम है। तो अगर वो ए पे डिपेंड नहीं करेगा देन हम लोग कह सकते हैं इंट्यूटिवली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। वो ए पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने पहले लिखा था पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली पी ऑफ बी से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो ये सारे जो हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट देखे ना, इसको आप बहुत अच्छे से समझो क्योंकि इसका यूज होता है इन बेस थ्योरम, ऑल्सो इन मशीन लर्निंग अल्गोरिदम। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट
either in online assessment or in GATE examination, in your college examination और इन इंटरव्यूज आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मली कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। हमने ऊपर देखा था राइट कि अगर ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट होंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, और इसको हमने कहा था कि दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी का प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करेगा कि जो ए इवेंट हुआ ना, ये जो इवेंट हुआ उसका क्या आउटकम है ना। तो अगर इवेंट बी ए पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इट इज ए प्रोबेबिलिटी, बट इट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि ए का क्या आउटकम होगा। ए का आउटकम चेंज होगा तो बी का प्रोबेबिलिटी चेंज होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। तो अगर मेरे पास दो इवेंट है ए एंड बी और इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, अगर इवेंट ए हो चुका है और मुझे बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और मुझे ये पता है कि इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिपेंडेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट, तो हम लोग पी ऑफ बी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें फाइंड करना पड़ेगा पी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हो चुका है तो ए का आउटकम वो अफेक्ट करेगा बी का प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग जब लिखते हैं इस तरीके से पी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, बट उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग इस तरीके से मॉडल कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, what is the probability of given email is spam or ham given the content of the email। मुझे ईमेल का कंटेंट दिया जाता है और मुझे प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या वो ईमेल स्पैम है या नहीं, है ना। तो हमने उस टास्क को हमने प्रोबेबिलिटी से मॉडल किया, है ना, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ स्पैम ईमेल गिवन द कंटेंट ऑफ ईमेल। क्योंकि ईमेल मुझे आ चुका है, ईमेल मुझे आया, तो क्या होगा कि जो ईमेल का जो एल्गोरिदम होता है वो इंटरनली डिसाइड करेगा बेस्ड अपॉन द कंटेंट कि क्या वो ईमेल स्पैम है या नहीं है। और वो कैसे डिसाइड करेगा? बेस्ड अपॉन सम थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी। लाइक अगर ये प्रोबेबिलिटी इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 या फिर 95%, तो हम लोग इसको स्पैम कंसिडर करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कैन चेंज बेस्ड अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड यूज केस। उसी तरीके से अगर मुझे एक इमेज दिया जाता है, अगर मुझे एक इमेज दिया जाता है कैट डॉग, है ना, तो मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है इसमें कैट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इमेज होगा वो कैट का इमेज है। तो अगर मुझे एक इमेज दिया जाता है, इसका मतलब होता है उस इमेज का पिक्सल्स दिया जाता है। इमेज कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। तो अगर मुझे इमेज के पिक्सल्स दिया जाता है तो मुझे बताना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इमेज बीइंग ए कैट। उसी तरीके से जब हम लोग एलएलएम पढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग एलएलएम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग चैट जीपीटी को इनपुट देते हैं, चैट जीपीटी को इनपुट देते हैं कि व्हाट इज एलएलएम। ठीक है, तो जो हमारा एलएलएम मॉडल होता है वो क्या करता है कि इसको एज ए इवेंट कंसीडर करता है ना, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टोकन गिवन दिस इनपुट, है ना, गिवन दिस प्रीवियस टोकन, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टोकन गिवन प्रीवियस टोकन प्लस प्रॉम्प्ट, है ना। तो जिस टोकन का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उस टोकन को हम लोग एज ए आउटपुट एवरी टाइम एवरी आइटरेशन में उसको आउटपुट करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये अज्यूम किया कि वन टोकन इज इक्वल टू वन वर्ड, लेकिन जब हम लोग एलएलएम्स देखेंगे या वर्ड देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वन टोकन इज नॉट इक्वल टू वन वर्ड, क्योंकि जो एलएलएम्स होते हैं दे यूजेस सब वर्ड टोकनाइजर। ठीक है,
उसी तरीके से गिवन द सिम्टम एंड लैब टेस्ट रिपोर्ट ऑफ ए पेशेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेशेंट बीइंग डिजीज्ड। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे जो एमएल के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से उसको हम लोग मॉडल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बैक टू पॉइंट आते हैं। हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखा, अब हम लोग देखते हैं उसके फॉर्मूला को, है ना। तो हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा था पुराने लेक्चर्स में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन दैट इट इज ए डिपेंडेंट इवेंट, गिवन दैट ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। तो हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर हम लोग स्वैप कर देते हैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं इसके इक्वल, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, इट इज सेम एज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट बी एंड इवेंट ए। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं तो बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए गिवन बी, है ना। तो हम लोग इसको तरीके लिख सकते हैं। और जब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे पी ऑफ ए गिवन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पी ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए गिवन बी इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो हमने इसको क्या देखा, हमने देखा था कि इसको हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो पी ऑफ ए गिवन बी इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, राइट। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत सारे केस में क्या होगा कि हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला से हम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग बेस थ्योरम को भी डिराइव करेंगे। एंड फिर बेस थ्योरम से हम लोग एक देखेंगे अल्गोरिदम कॉल्ड नेव बेस्ड अल्गोरिदम, है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग अल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे जब हमने बेस थ्योरम हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेव बेस्ड अल्गोरिदम को। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इट इज रोलिंग टू डाइस, है ना। हम लोग टू डाइस को रोल करते हैं या फिर वन डाई को टू टाइम्स रोल करते हैं, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो हमने टू डाई को रोल किया और हमने टू इवेंट्स डिफाइन किए, इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए क्या है, गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाई, है ना। तो जब हम लोग इवेंट ए का बात करें तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फर्स्ट डाई का आउटकम, है ना। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज आउटकम जिसमें फर्स्ट डाई का आउटकम इज 4, है ना। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कि सेकेंड डाई में क्या आउटकम आ रहा है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज आउटकम जिसमें फर्स्ट डाई में 4 आउटपुट आ रहा है। जो इवेंट बी है इट इज सम ऑफ आउटकम इज 6, है ना। तो बी में हम लोग बहुत सारे आउटकम में इंटरेस्टेड है जिसमें दोनों डाई का जो आउटकम है उसका प्लस उसका सम इट इज इक्वल टू 6। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इफेक्टिवली, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम इज 6 गिवन दैट आउटकम ऑफ फर्स्ट डाई इज 4, है ना। तो मुझे इफेक्टिवली फाइंड करना है पी ऑफ बी गिवन ए। तो मुझे इफेक्टिवली ये फाइंड करना है, तो हम लोग इसको बाय फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग टू डाइस। तो अगर ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो जो मेरा सैंपल स्पेस होगा उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, तो इट विल बी फर्स्ट डाई में 6 पॉसिबल आउटकम होंगे एंड सेकेंड डाई में भी 6 पॉसिबल आउटकम होंगे एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट तभी कंप्लीट होगा जब मैं दोनों डाइस को रोल करूंगा। तो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन बाय रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मेरा जो सैंपल स्पेस होगा उसका साइज होगा 36। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इवेंट भी है ना उसमें क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल होंगे या कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे फॉर इवेंट ए। तो मुझे क्या चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ फर्स्ट डाई में 4 वैल्यू में, है ना। तो कौन कौन से आउटकम होंगे, 4 1
4-2, 4-3, 4-4, 4-5 एंड 4-6। ये सारे आउटकम में फर्स्ट इवेंट का आउटकम, फर्स्ट डाइस रोल का आउटकम 4 है। तो जो मेरा इवेंट भी है उसमें सम ऑफ आउटकम इज 6, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इवेंट भी है उसमें कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो 1 + 5 6 करेक्ट, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6 एंड 5 + 1 6। तो इवेंट बी के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये टोटल 5 आउटकम्स फेवरेबल होंगे। तो अगर मैं ए का कार्डिनलिटी देखूं तो इट इज 6, अगर मैं बी का कार्डिनलिटी देखूं तो इट इज इक्वल टू 5। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिपेंडेंट इवेंट। तो यस, बोथ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। क्यों? क्योंकि जो बी का प्रोबेबिलिटी होगा वो डिपेंड करेगा कि ए का क्या आउटकम है ना। क्योंकि अगर मेरे फर्स्ट डाई में आउटकम 4 आता है तो अगर मैं बी फाइंड करूंगा ना तो मेरे पास आउट ऑफ दिस ऑल आउटकम सिर्फ यही आउटकम पॉसिबल होगा। क्योंकि बाकी सारे आउटकम में देखोगे कि जो फर्स्ट डाई का आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। अगर हमने ये बोला कि ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है मतलब हमारे फर्स्ट डाई का जो आउटपुट है वो 4 है, और अगर फर्स्ट डाई का आउटपुट 4 होगा तो ये सारे आउटकम पॉसिबल नहीं होंगे। देन दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटकम फॉर इवेंट बी। तो बोथ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं पी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि यही हमें फाइंड करना था। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो हमें इफेक्टिवली फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था ऊपर, पी ऑफ बी गिवन ए, है ना। पी ऑफ बी गिवन ए इट विल बी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ऑफ ए, है ना, राइट। तो हमें इफेक्टिवली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ए होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पी ऑफ ए इट विल बी एन ए बाई एन एस, और एन ए क्या होगा, इट विल बी 6 एंड एन एस होगा 36, है ना। उसी तरीके से अगर मैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालता हूँ, है ना, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो मुझे मिलेंगे सिर्फ 4 एंड 2। और जब मुझे सिर्फ 4 एंड 2 मिलेंगे तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इट विल बी 1 आउट ऑफ 36। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं तो इट विल बी 1/36 डिवाइड बाई 6/36, दैट इज इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एडवांस कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।